हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल arbor@गेट सक्सेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही है और इसमें मैं इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को रीड कर रही हूँ। तो ये भी उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप जाकर देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए, बिहार स्पेशल के लिए फिर से हमारी अपनी नई सीरीज़ को शुरू करते हैं और इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की किताब ऐतिहासिक संपदा प्राचीन बिहार, इसमें हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक है, कैसे शासन इसका स्थापित हुआ, किस तरह से शासन की प्रणाली थी, उन सभी चीज़ों को इस किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। इनमें 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इन पर विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का राज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा यानी वर्तमान चंपानगर, जो कि भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगिरी, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जानी जाती है, वहाँ में थी। आने वाली शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर उसका अधिकार हो गया। नेक्स्ट है हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध से कुछ पहले की थी। इस घटना के सही तिथि क्रम का निर्धारण कठिन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात मगध की राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। इनमें 2 शासकों की देन निर्णायक थी, बिंबिसार और अजातशत्रु। दोनों हर्यंक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और अर्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी। अपनी राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कौशला देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही कौशल का शासक उसका मित्र हो गया। इससे अन्य राज्यों के साथ संघर्ष में बिंबिसार की स्थिति मजबूत हुई। उसकी दूसरी पत्नी चेल्लना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध वज्जियों के साथ सुदृढ़ हुए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिंबिसार ने अपने पूर्व पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ भी हुआ, जो अनिर्णायक रहा। अंततः दोनों ने मैत्री कर ली और प्रद्योत के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा।
एक विवरण के अनुसार बिंबिसार का कूटनीतिक संपर्क गांधार के शासक से भी रहा। इस प्रकार बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिंबिसार के जीवन का अंत दुखद परिस्थितियों में हुआ। उसके महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया है, परंतु जैन स्रोत इससे सहमत नहीं। अजातशत्रु ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ, जिसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर बाध्य किया। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। दूसरा युद्ध वज्जी गणराज्य के साथ हुआ। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, ताकि वहां से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य बन गया। अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। अजातशत्रु के शासन के अंत में अवंती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना थी। अतः अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। इन दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। किसी कारणवश अवंती का आक्रमण टल गया। अजातशत्रु की मृत्यु तक मगध के विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था और मगध की स्थिति समकालीन राज्यों में सर्वोपरि होने लगी थी। अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। इनकी 2 श्रृंखलाएं हैं, श्रुत उक्तियां और विनय संघ के नियम। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र यानी उदयीन था। साम्राज्य के क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी। प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अतः उदयीन के पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयीन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, इसी के साथ पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हुआ। उदयीन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। महावंश के अनुसार ये सभी पितृहंता थे, मतलब अपने पिता की हत्या कर देते थे। अतः उनसे तंग आकर प्रजा ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अगले शासक शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गई। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज्य पर विजय थी। इसी के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई। पुराणों के अनुसार प्रदोत वंश की सेना नष्ट हुई और अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग वंश के वत्स और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की।
उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। लेकिन कालाशोक का शासन अल्पकालीन रहा था। तत्पश्चात महापद्मानंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। महापद्मानंद को निम्न मूल का कहा जाता है, मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया। उसने एकारट की उपाधि धारण की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल में विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया और संभवतः उत्तरी कर्नाटक का तक साम्राज्य विस्तार किया। मतलब ये कहाँ से, कौशल में विद्रोह तो हुआ, विद्रोह का दमन कर दिया, साथ ही साथ उसने अपने क्षेत्रों का विस्तार भी करना शुरू कर दिया था। तो उत्तरी, यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार किया। आगे चलते हैं। उसका अंतिम वंशज धनानंद था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश की सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा ही रहा। धनानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में अलोकप्रिय। सिकंदर की वापसी के बाद वाप्त राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हो गई। मगध राज्य के उत्कर्ष के कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिलाकंटक और रथ मूसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध का राज्य मध्य गांगेय घाटी के केंद्र में था। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वरक और समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी, जो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य थे। इस क्षेत्र में व्यापार की समृद्ध अवस्था में था। इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। कहने का मतलब है काफ़ी यहाँ पे संपन्न अवस्था में, चूँकि गंगे घाटी के किनारे बसा हुआ राज्य था, तो उर्वरक क्षमता तो थी ही मिट्टी के अंदर, तो उपजाऊ का कारण मिट्टी की फसलों की उपज अच्छी थी, तो व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये समृद्ध राज्य था। ठीक है। तो मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था, जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जलदुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं थी। इन सब के अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सत्ता में रहे, जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह और शौर्य से साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया। तो देखा आपने, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि मगध का कैसे उत्कर्ष हुआ, जिसके बारे में हम लोगों ने रीड किया। इसमें बहुत अच्छे से
इम्तियाज़ अहमद सर ने डील किया है। बहुत अच्छे से चीज़ों को, फैक्ट्स को लिखा है, तो कि जो कि टू द पॉइंट है। पीटी और मीन्स के व्यू से आप देख रहे हैं कितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ मिले। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया होगा, टॉपिक्स को समझने में बहुत आसानी हुई होगी। तो अगर वीडियो इतना अच्छा लगे और अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो